बात करने जा रहे हैं अगले चैप्टर के रिगार्डिंग। इसका नाम है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन जो है क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या अप्रोचेज़ होती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर से बनते हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, ये जो टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन, ये जो टॉपिक है बेटा, ये जो हम संतुलन है ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक जो होता है इसको कहते हैं गणनावाचक अवधारणा, और दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं क्रमवाचक अवधारणा, ठीक है। एक होती है गणनावाचक अवधारणा और एक होती है क्रमवाचक अवधारणा। ये जो है आपका चैप्टर 2 होगा और ये जो है आपका चैप्टर 3 होगा। दोनों में सेम ही चीज़ें पढ़नी है, उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है। पढ़ना दोनों में एक ही चीज़ है, उपभोक्ता का संतुलन, लेकिन अलग अलग अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली। इसमें हम पढ़ेंगे गणनावाचक अवधारणा के अकॉर्डिंगली और इसमें हम पढ़ेंगे क्रमवाचक अवधारणा के अकॉर्डिंगली उपभोक्ता संतुलन में कैसे आता है, ठीक है जी। अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, इनके बेटा पहली बात तो कई सारे नाम हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दिया आपका चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है। ये जो क्रमवाचक अवधारणा है या ये जो गणनावाचक अवधारणा है, इनका और दूसरे क्या नाम है, इनको जो है बेटा उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण की अवधारणा भी कह सकते हो या गणनावाचक अवधारणा भी कह सकते हो, एक ही चीज़ होती है। और ये जो क्रमवाचक अवधारणा होती है, इसे आप जो है एक ही वर्ड बता रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ नहीं लिखूँगा। देखिए बेटा, उदासीनता वक्र, ठीक है, या इसको आप जो है तटस्थता वक्र या अंधिमान वक्र, ये बेटा एक ही चीज़ है, एक ही वक्र के 3 नाम होते हैं, ठीक है। उदासीनता, तटस्थता या अंधिमान, ठीक है जी। तो मैं एक ही नाम लिखूँगा, आप ये लर्न कर लीजिए। चाहे वो उदासीनता बोले, चाहे वो तटस्थता बोले, चाहे वो अंधिमान बोले, ये एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इसका ये जो क्रमवाचक अवधारणा है, इसको जो है आप ये भी कह सकते हो उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण या अंधिमान वक्र विश्लेषण, ये एक ही चीज़ जो है होती है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो दिख रही है बेटा। मुस्कान, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। दोबारा आइए, क्या नाम है आपका? अंतिमा, दोबारा आ जाइए, फिर दिख जाएगी आपको, ब्लैक दिख रही है अगर तो। इस वाली जो ये जो दूसरी वाली अप्रोच है, इसको आप जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण, ये भी आप कह सकते हो। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा। उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण या अंधिमान वक्र विश्लेषण, ये जो है ये बेटा एक ही चीज़ होती है, ये कोई अलग अलग चीज़ जो है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता का संतुलन और गणनावाचक अवधारणा या उपयोगिता विश्लेषण की अवधारणा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बेटा, उपयोगिता जो है ये आपकी क्या होती है? उपयोगिता जो है ये क्या होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, उपयोगिता कई बार पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे इसके आंसर के अंदर कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है। आप लिखेंगे कि भाई कि किसी वस्तु में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं।
उपयोगिता कहते हैं। ये इसका मतलब होता है। क्या कह रहा है ये कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, अगर किसी भी वस्तु के अंदर इतनी पावर है कि वो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, कोई भी अगर ऐसी वस्तु है तो उसको हम बोलते हैं उपयोगिता। मतलब कि जैसे कि भाई लाइक मुझे जो है प्यास लग रही है, ठीक है, मुझे प्यास लग रही है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पानी। पानी के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि जो मेरी नीड है प्यास उसको बुझा सकती है। जैसे मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो भूख लग रही है तो क्या चाहिए, रोटी। रोटी के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो मेरी आवश्यकता को सेटिस्फाई कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम जो है उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, उपयोगिता क्या होती है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रकार ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो उपयोगिता क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करते हैं इसके प्रकार की, तो इसके जो प्रकार होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है इसको हम कहते हैं कुल उपयोगिता, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है जी, एक होती है कुल उपयोगिता, एक होती है सीमांत उपयोगिता। इसको बेटा TU कहते हैं और इसको बेटा MU कहते हैं। ठीक है, अब ये TU और ये MU क्या होता है ये समझिए। इसका मीनिंग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अर्थ आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में कि सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सीमांत उपयोगिता ही बताता हूँ कि सीमांत उपयोगिता जो है, सीमांत उपयोगिता जो है ये आपकी क्या होती है। इसका अर्थ आप लिखेंगे, ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसके अर्थ में कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये इसका मीनिंग होता है। अब ये क्या कह रहा है ये समझेंगे। कृष्णा भी आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास MWF में होती है और कल है आपकी क्लास, कल ज्वाइन करना, ये अदर देन CBSE बोर्ड की है। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने जो है 2 समोसे जब मैंने 2 समोसे खाए तो मान लीजिए मेरे को जो है जो हमें संतुष्टि मिली है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, ये कहता है उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक विश्लेषण के हम उपयोगिता को मेज़र कर सकते हैं नंबर में। मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है हम उसको नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने 2 समोसे खाए तो मुझे 10 की संतुष्टि मिली, ठीक है, 10 की यूटिलिटी मिली। यूटिल्स जो है ये एक मेज़रमेंट है बेटा सेटिस्फेक्शन का। लाइक जैसे हर चीज़ की कॉमन मेज़रमेंट होती है, जैसे लिक्विड चीज़ लीटर में, कपड़ा मीटर में, किलो में, ये ऐसे यूटिलिटी का मेज़रमेंट हुआ है। जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा समोसा खाया, तीसरा समोसा जब मैंने खाया तो मेरी यूटिलिटी हो गई मान लो 15। तो MU क्या है, कह रहा है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है। 2 खाए तो 10, 3 खाए तो 15। तो व्हाट इज MU? MU क्या होगी, MU जो होगी बेटा आपकी ये होगी 15 माइनस 10 और ये हो जाएगा 5। तो MU कितना हो जाएगा 5। इसका जो सूत्र होता है आप लिखेंगे MU इज इक्वल टू TUN माइनस 1। ये इस सूत्र का मतलब होता है। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये TUN माइनस 1 का क्या मतलब है। TUN का मतलब है बेटा मैंने अभी कितने समोसे खाए, 3 समोसे खाने से कितने मिले, 15 की यूटिलिटी मिली। और ये N-1 का मतलब क्या है, 3 से पहले जो खाया था, 3 से पहले कितने खाए थे, 2 समोसे खाए थे। तो N-1 का मतलब आप इस देखो, जब मैं यहाँ पुट करूँगा इसको ऐसे करते हैं, देखो आप यहाँ पे लिखेंगे TU और N की जगह 3 रख दीजिए, ठीक है,
और देन यहाँ पे 3 - 1 कर दीजिए, सो इट विल बी TU3 एंड TU2, मतलब कि तीसरे समोसे की कुल उपयोगिता और दूसरे समोसे की, तो तीसरे की कितनी है 15 और दूसरे की कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगी कुल सीमांत उपयोगिता बेटा आपकी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होती है उसको बेटा सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और अगर कुल उपयोगिता पूछ ले, अगर आपसे कुल उपयोगिता पूछ ले कि भाई कुल उपयोगिता बता, कुल उपयोगिता क्या होती है TU, तो आप लिख देंगे, आप शॉर्ट में बहुत ही जुगाड़ वाली चीज़ बता रहा हूँ और मतलब सही हो जाएगा आपका, बहुत ईजी लर्न कर सकते हो आप। यहाँ पे लिखेंगे सीमांत उपयोगिता के योग को TU कहते हैं, ये लिख दीजिए। और ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र रूप में TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा आंसर। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योग, सम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक विश्लेषण के अंदर, ये है उपयोगिता क्या होती है और इसके प्रकार कितने तरीके के होते हैं, और इसके प्रकार में सीमांत उपयोगिता का अर्थ कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बेटा आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भाई ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है कि जैसे मान लो, इसके अर्थ में आप पहले क्या लिखेंगे? इसके अर्थ में लिखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, जैसे जैसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमश घटती जाती है। ये इसके मीनिंग में लिखेंगे आप ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम में, बता रहा हूँ बेटा। अब ये क्या कह रहा है, पहले ये वाला समझिए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है, जैसे कि आप सोचो कि हम किसी भी चीज़ को खाना बंद क्यों कर देते हैं? हम कहते हैं भाई हमारा पेट भर गया, इसलिए हम बंद कर देते हैं। तो जैसे मैं अजय से बोलूँ कि भाई आप कितनी रोटी खाते हो? ये कहता है भाई मैं तो 4 रोटी खाता हूँ जी। मैं कहता हूँ भाई 5वीं क्यों नहीं खाते? दे कह रहा जी मैं तो 4 में ही पेट भर जाता है टन टनाटन, इसलिए मैं 5वीं नहीं खाता। तो क्या ये बात सही है? मैंने मुस्कान से बोला कि आप कितनी खाते हो? मुस्कान कह रही है मैं तो 2 रोटी खाती हूँ भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खाई जाती मेरे से, इतना ही पेट है। तो क्या ये बात ठीक है? क्या हमारा पेट भर जाता है? तो ये बात पेट भरने की नहीं है, ये बात है जैसे हम रात को जब हमें भूख लगेगी तो भैया पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट कहता है ले आइए पेट्रोल डाल दीजिए गाड़ी में, फिर हमें भूख लगती है बहुत तेज़। तो जब हम सबसे पहली रोटी खाते हैं, तो हमें जो संतुष्टि मिलती है ना बेटा पहली रोटी खाने से, क्योंकि भूख लगनी होती है बहुत तेज़, पहली रोटी खाने से जो हमें संतुष्टि मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अच्छा, अब एक रोटी खाई तो 10 मिली। अब जैसे ही मैंने दूसरी रोटी खाई तो दोनों, ये क्या है बेटा, ये TU है, ये क्या है, कुल उपयोगिता। अब जैसे ही अजय ने दूसरी रोटी खाई
तो दूसरी रोटी खाने से उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी पहली रोटी ने दी है, ये गारंटीड है। और ये रोटी पे क्या, ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब आप बोलोगे आपने तो 15 लिख दिया, आप कह रहे हो दूसरी रोटी जो है कम सेटिस्फैक्शन देगी, तो आपने 15 क्यों लिख दिया? मैंने ये बोला, मैंने ये 15 क्या है, ये 15 बेटा दोनों रोटियों की टोटल संतुष्टि है। मतलब 10 तो पहली वाली की और दूसरी ने कितने की दी, अब 5 की। तो दोनों रोटी की कुल उपयोगिता है, दूसरी रोटी की उपयोगिता नहीं है, दोनों रोटी की कुल उपयोगिता। अब जैसे इसने तीसरी रोटी खाई, जैसे ही इसने जो है तीसरी रोटी खाई, वो हो गई 18। ठीक है, अब आप बोलोगे जी 18 कैसे हो गई? पहले से 10 मिल ली थी, दूसरे से 5 मिल ली थी, तीसरी जब रोटी खाई तो उसने कितनी इंक्रीमेंट करी? केवल 3 की इंक्रीमेंट करी। और जैसे ही इसने चौथी रोटी खाई, जैसे इसने चौथी रोटी खाई तो मान लीजिए ये हो गई यहाँ पे 18। ठीक है, चौथी रोटी खाने से कितनी इंक्रीमेंट हुई? चौथी रोटी खाने से बेटा 0 की इंक्रीमेंट हुई, चौथी रोटी ने कोई उपयोगिता नहीं दी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे MU निकालूं, MU देखिए कैसे निकलता है। अगर मैं यहाँ पे MU को निकालता हूँ तो MU निकलता है इस तरीके से। इसका सूत्र मैंने बताया, TUN माइनस 1। तो ये अप्लाई कैसे होता है? पहले 10 लिख देंगे, 15 में से इसको नीचे से माइनस करके जाना है। 15 में से 10 गए, 5 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे। आप देखो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। पहले 10 हुई, फिर 5 हुई, फिर 3 हुई, फिर 0 हुई। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा। अगर वो आपसे पूछता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए, तो आप ये रोटी वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल बना के आ सकते हो। तो देखो, ये जब पहली रोटी इसने खाई तो 10 की मिली, दूसरी से खाई तो 5 की मिली, तीसरी से खाई तो 3 की मिली और चौथी से खाई तो 0 की मिली। ठीक है, इसलिए अब जब ये 5वीं रोटी जब ये खाएगा, चौथी ने ही 0 की दी है, तो 5वीं रोटी खाने से ज़बरदस्ती खाएंगे। अब हमारा तो पेट फुल हो गया ना, संतुष्टि फुल हो गई हमारी जितनी मिलनी थी। अब जब 5वीं रोटी खाएंगे ज़बरदस्ती, तो हो सकता है 16 हो जाए संतुष्टि, उल्टा बैक मार जाए। और MU निकालूंगा जब मैं, कितना आएगा? -2 आएगा, संतुष्टि उल्टा घट गई, वॉमिट हो जाएगी। ज़बरदस्ती हम जब खाएंगे तो यही तो होगा, और क्या होगा? तो ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है। जब भी हम कोई चीज़ लगातार खाते रहते हैं, लगातार कंज्यूम करते रहते हैं, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, वो हमेशा घटती रहती है। इसी लॉ को क्या कहते हैं? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं। और पहला क्या था? पहला जो था बेटा, पहला जो था ये था आपका क्या कहते हैं, पहला जो था आपका ये था उपयोगिता क्या होती है कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की अगर शक्ति है तो वो उपयोगिता कहलाती है। जैसे प्यास लग रही है तो पानी में इतनी पावर है, भूख लग रही है तो रोटी में इतनी पावर है कि वो हमारी नीड को, हमारी आवश्यकता को क्या कर देती है? संतुष्ट कर देती है। ठीक है जी, कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता बता चुका हूँ कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वो सीमांत है, और सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एंड इसकी अगर उदाहरण सहित बोले तो ये रोटी वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है जी, लेकिन इसके बेटा इस नियम के, हाँ जी, इसके अंदर सीमाएं भी आती है, महत्व सीमाएं। हाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो है बेटा, इसके अपवाद भी जो है, इसके अपवाद जो है ये भी एग्ज़ाम पे आते हैं, और इसका महत्व जो है ये भी एग्ज़ाम में आता है। अब पहले हम समझते हैं बेटा अपवाद क्या होते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा अपवाद, जहाँ पे जो है ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसके अपवाद की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली दो तीन अपवाद होते हैं।
जैसे कि सबसे पहला जो इसका अपवाद होता है ये होता है मुद्रा का संचय। मुद्रा का संचय का मतलब पैसे पे ये रूल अप्लाई नहीं होता बेटा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, उदाहरण सहित, और यहीं पे हम ऐड कर देते हैं इसकी सीमाएं, सीमाएं को ही बेटा इसको अपवाद बोलेंगे, ठीक है। और इसका महत्व कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कंपलसरी है, ठीक है। अर्थ, महत्व, सीमाएं, उदाहरण कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। तो पैसे पे ये रूल अप्लाई नहीं होता बेटा, क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास जितना भी पैसा आ जाए, पैसे तो आते रहे, ऐसा थोड़ी जितना ज़्यादा पैसा आएगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी, नहीं, उसकी सीमांत उपयोगिता और बढ़ेगी। पैसा आता हुआ किसको बुरा लग रहा है? पैसा आता हुआ तो किसी को भी बुरा नहीं लगता। तो बेटा पैसे पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। दूसरा जो है दूसरा, और ये किस पे अप्लाई नहीं होता? दूसरा जो है ये नशीली वस्तुओं का उपभोग, ठीक है, नशीली वस्तुओं का उपभोग, जितनी भी नशीली वस्तुएं होती हैं, लाइक शराब है या ड्रग्स है या कुछ भी है, चरस, गांजा, जो भी है, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। क्योंकि जो चरसी होते हैं, ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, शराबी जो होते हैं, वो भैया उनको तो जितनी भी दे दो, 1 बोतल दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, तो पीते ही रहेंगे, वो कभी मना नहीं करेंगे। कब रुकते हैं वो? जब कहीं पड़े रहते हैं, कहीं जब पूरा होश आवाज़ उड़ जाती है, जब गिलास भी पकड़ा नहीं जाता तब छोड़ते हैं, अदरवाइज एक बार बैठ गए तो बैठ गए, वो तो पीते ही रहेंगे। तो इन पे भी बेटा ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता। और तीसरा जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसको कहते हैं दुर्लभ वस्तुओं का संचय। दुर्लभ वस्तुओं का संचय मतलब कि जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को पुराने नोट और पुराने सिक्के को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, पुराने 25 पैसे, 20 पैसे, तो उनके पास जितने, वो दुर्लभ है ना बेटा, अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो दुर्लभ का मतलब जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है उनको कलेक्ट करना। तो आपके पास जितनी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी, और ज़्यादा कि मेरे पास तो ऐसी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास, जैसे मान लो कोई किसी को शौक़ है पुराने टाइम की घड़ियों को कलेक्ट करने का, पुराने ज़माने की, तो उसके पास जितनी ज़्यादा आती रहेंगी उसकी संतुष्टि और बढ़ेगी। तो ये 3 इसकी जो है अपवाद भी कह सकते हो, और इसकी जो है सीमाएं भी जो हैं आप इसको कह सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की, इसका इम्पोर्टेंस क्या है बेटा। और आपको ये ध्यान रखना है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है बेटा, ये जो है गॉसेन एक इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने दिया था इसको जो है बेटा गॉसेन का प्रथम नियम। 2 नियम दिए थे इन्होंने इसको। गॉसेन का प्रथम नियम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा ये, ठीक है। गॉसेन फर्स्ट लॉ कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में गॉसेन कह लो। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। गॉसेन ने ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम दिया था। गॉसेन ने 2 नियम दिए थे, एक तो ये वाला ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, और एक दूसरा भी हम पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसी को ही कहते हैं, चाहे गॉसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है। देख लेना फर्स्ट पूछ रहा है या सेकंड पूछ रहा है, अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम जो है सेकंड जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसके महत्व की। इसके महत्व जो है बेटा, लिखना क्या है आपको, प्रॉपर इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह है, ठीक है। ये बेटा यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई होता है। ये बेटा उपभोक्ता के लिए, सरकार के लिए, उत्पादकों के लिए, हर बंदे के लिए, ये क्या है, एक अधिकार के लिए, हर बंदे के लिए, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है मांग का अध्ययन करने के लिए, कितनी डिमांड होगी कितनी नहीं होगी, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हर जगह होती है। आप इसके अंदर प्रॉपर क्या लिख के आ सकते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन देनी है इसके अंदर, उपभोक्ता के लिए महत्व, सरकार के लिए महत्व, उत्पादकों के लिए महत्व,
मोनोपोली एकाधिकार के लिए मैथ, मांग के अध्ययन के लिए मैथ। लिखना क्या है, ज़्यादा तो नहीं लिखना इतने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है अगर तो अर्थ पूछेगा उसका महत्व पूछेगा साथ में, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 ही पॉइंट लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने हैं आपको इसके अंदर। तो एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे तो भी जो है हमारा काम बन जाएगा बेटा इसमें। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला था उपयोगिता क्या होती है उसके प्रकार, दूसरा है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसकी सीमाएं या उसके अपवाद और उदाहरण सहित। इसकी मान्यता भी होती है। इसकी मान्यताएं भी होती हैं बेटा, होती हैं इसकी मान्यताएं। लो मैं हाँ चलो मैं लिख देता हूँ, आपके एग्ज़ाम में आ जाती है बेटा मान्यताएं। मैं इसकी मान्यताएं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी मान्यताएं की अगर हम बात करते हैं, मान्यताएं का मतलब क्या होता है, मान्यताओं का मतलब होता है कि ये जो रूल जिसने बनाया है ये कि भाई जैसे जैसे वस्तु को खाते रहेंगे, लगातार कंजम्पशन करते रहेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती रहेगी। तो ये जो रूल उसने बनाया, ये बनाते समय उसने क्या क्या चीज़ें अपनी तरफ से क्या क्या मानी है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो क्या है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो जो है विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण का मतलब क्या होता है, विवेकी उपभोक्ता कौन होता है, जिसको पता है बेटा कि उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मतलब कि किस वस्तु के कंज्यूम करने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको पता है, उसको कहते हैं विवेकी उपभोक्ता। मतलब कोई ऐसा पागल उपभोक्ता नहीं है जिसे कुछ पता ही नहीं है, समझदार उपभोक्ता है। दूसरा जो है, दूसरी अजम्पशन ये है कि वस्तुओं का जो उपभोग है ना, वस्तुओं का जो उपभोग है वो जो है निरंतर हो रहा है, लगातार कंजम्पशन होगी तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं आज एक खा रहे हो रोटी और फिर परसों खा रहे हो फिर तरसों खा रहे हो, ऐसा नहीं है। लगातार कंजम्पशन जो है, लगातार कंजम्पशन जो है वो होनी चाहिए बेटा। दूसरा जो है तीसरा जो है आप ये लिखेंगे, तीसरी इसके अंदर लिखेंगे कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि आदि सब स्थिर हैं। उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आय, इनमें कोई भी परिवर्तन जो है वो बेटा नहीं हो रहा है, ठीक है। और सभी वस्तुएं या सभी वस्तुओं का आकार, सभी वस्तुओं का आकार, किस्म, स्वाद सब समान है, सब समान है। मतलब कि कोई अलग अलग टाइप की वस्तुएं नहीं है बेटा, सब वस्तु एक जैसी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुस्कान कह रही है मेरे को तो डेयरी मिल्क पसंद है, मेरे को डेयरी मिल्क बहुत खाती हूँ मैं, तो बेटा अब वो जो चॉकलेट है वो सेम ही है। ऐसा नहीं मैं कभी इसको डेयरी मिल्क दे रहा हूँ, कभी इसे 5 स्टार दे रहा हूँ, कभी इसको फ्रूट एंड नट दे रहा हूँ, या कभी इसको जो है सिल्क दे रहा हूँ, कभी किटकैट दे रहा हूँ, नहीं। डेयरी मिल्क तो डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क पे ही ये रूल अप्लाई। अब जैसे मैं कह रहा हूँ भाई अंतिमा कह रहे भाई मेरे तो पिज़्ज़ा पसंद है और मेरे को तो ये वाला पिज़्ज़ा पसंद है वेज में, ये वाला, तो भाई वेज में यही वाला जो पिज़्ज़ा है, मान लो इसको कह रही है मेरे को तो कॉर्न एंड कैप्सिकम का पिज़्ज़ा मस्त लगता है, ठीक है। तो भैया अब मैं इसको बोलूँ कितने खा लेगी, तो भैया मैं इसको अगर मैं बोलूँ 10-20 तो वो यही वाले। ऐसा नहीं कभी मैं इसको वेज पिज़्ज़ा दे रहा हूँ, कभी नॉन वेज दे रहा हूँ, कभी कुछ दे रहा हूँ, कभी लार्ज दे रहा हूँ, कभी मीडियम दे रहा हूँ, कभी रेगुलर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ एक जैसी वस्तुएं, कोई अलग अलग नहीं है, तो ही ये रूल अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये 4-5 इसकी आप मान्यताएं जो हैं आप लिख सकते हैं। तो इसको आप बेटा बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। इसका महत्व, इसकी सीमाएं, इसकी मान्यताएं, इसका अर्थ, इसका उदाहरण, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तीसरा जो है ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कहते हैं टीयू और एमयू में, टीयू और एमयू में तालिका व चित्र सहित अंतर बताइए, अंतर बताइए। ये क्वेश्चन है टीयू और एमयू में तालिका और चित्र सहित अंतर बताइए। तो इसमें 3 तरीके के संबंध होते हैं, तो वो संबंध क्या होते हैं ये ज़रा बेटा आप यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से तालिका बनानी है, किस तरीके से क्या करना है आपको। पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि टीयू तब तक बढ़ती है
जब तक mu धनात्मक होती है, जब तक mu धनात्मक होती है, ये लिखेंगे आप सबसे पहला। दूसरा लिखेंगे कि Tu तब गिरती है, Tu तब गिरती है जब mu ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। फिर लिखेंगे तीसरा, तीन ही संबंध होते हैं बेटा इसमें, और ये क्या कह रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। एंड Tu तब अधिकतम होती है, तब अधिकतम होती है जब mu शून्य होती है, शून्य होती है। ये बेटा ये तीसरा वाला जो संबंध है एक नंबर में इंडिविजुअली यही पूछ लिया जाता है कि Tu तब अधिकतम होती है जब mu डैश होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये शून्य हटा देता है। तो Tu उस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है जिस पे mu शून्य होता है। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको आपको एक तालिका बनानी पड़ेगी, तालिका से हमें जो है समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को तो संतरे बहुत पसंद है, ठीक है, तो भाई संतरे बहुत पसंद है मेरे को, तो देखिए मान लो मैंने जो है एक भी संतरा नहीं खाया, एक खाए, दो खाए, तीन खाए, चार, पाँच, छः एंड 7 खा लिए, ठीक है। तो अब इसकी मैंने सीमांत कुल उपयोगिता जो है मैं इसकी यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब मैंने नहीं खाया बेटा एक भी तो नहीं मिलेगी। पहला खाने से मान लो मेरे को मिली 10, दूसरे से मिली मेरे को मान लो 18, तीसरे से मिली 23, चौथे से मिली 25, फिर मिली 26, फिर मिली 26, फिर मिली 23। अब आप बोलोगे जी आप ये नंबर कैसे लिख रहे हो, क्या हमें ये रटने पड़ेंगे, क्या लर्न करने हैं? नहीं, रटने नहीं है बेटा आपको, आप बस ये तालिका बनाना सीखिए। बनेगी कैसे, पहले मैंने कोई भी नंबर ले लिया 10, ठीक है, जो मन करे, 100 भी लिख सकते हो, 50, जो मन करे। फिर देखो मैंने दूसरा नंबर क्या लिखा 18, गैप कितने का लिया बेटा मैंने यहाँ पे, मैंने 8 का गैप लिया है। आपको बस क्या करना है, अब 8 का गैप ले लिया, 2 नंबर तो आप अपने मन से लिख दो, जो भी मन करे, जो भी आपका मन करे, लेकिन अब जो तीसरा नंबर लिखना है, अब जो बेटा इन दोनों के बीच में 8 का गैप है ना, अब आपको नंबर ऐसा लिखना है कि 8 से गैप कम रहे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसा गैप रहना चाहिए। जैसे मैंने 18 के बाद कितना लिखा है 23 लिखा है, कितना गैप ले लिया 5 का, फिर कितना गैप ले लिया, फिर 2 का, फिर कितना लिया 1 का, फिर कितना लिया 0 का, फिर कितना लिया -3 का। गैप जो है वो आपको कम करते रहना है, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप जो आपका मन करे। क्यों कम करते रहना है बेटा, क्योंकि हमें mu निकालना है। mu कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे 10 अभी सिखाया था मैंने आपको, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, देन 1, देन 0, देन -3। तो क्योंकि mu डिक्रीज होती है, जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा संतरे खाता रहूँगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती रहेगी। इसी को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इस वजह से ये तालिका कैसे बनी है, रटना नहीं है आपको। ये तालिका कोई भी 2 नंबर अपने मन से लिख लो, उनका गैप देख लीजिए आपने कितना लिया है, और बस गैप को कम करते रहो, जो भी मन करे तालिका बन जाएगी। यहीं पे ये बेटा रूल अप्लाई हो जाएगा। देखो पहला जो रूल है ये पहला, Tu बढ़ रही है, Tu बढ़ रही है जब mu क्या है बेटा, पॉजिटिव है। देखो 10 से 18, 18 से 23, 23 से 25, 25 से 26 बढ़ रही है। यहाँ पे देखो Tu जो है वो बेटा आपकी क्या है, अधिकतम है जब mu जो है वो बेटा 0 है। 26 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है Tu के अंदर। और लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में जो है बेटा, लास्ट में जो है Tu जो है देखो 26 से 23 हो गई। Tu गिरती है जब mu नेगेटिव की होती है। तो ये तीनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ये तालिका आप यहाँ पे बना के आ सकते हैं। चित्र की अगर हम बात करें तो बेटा इनको जब ग्राफ पे आप प्लॉट कर दोगे तो बुक में भी बना हुआ होगा वैसे तो, बट मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। इसका जो कर्व है वो अभी मैं रफली बना रहा हूँ बेटा। ये Tu इस तरीके से बनेगा, mu आपका इस तरीके से जाएगा, mu, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्सिमम है इस पॉइंट पे जो है ये 0 आना चाहिए, यहाँ पे mu 0 आएगा और इस पॉइंट पे Tu अधिकतम होगा। उसके बाद जो है ये डाउनवर्ड स्लोप जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
प्रॉपर पुट जब करेंगे या नंबर लेके तो अपना आप ऑटोमेटिकली आपका कर्व बन जाएगा। नोट्स में मैंने दे रखा है, उसमें देख लीजिएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी और एम यू में क्या संबंध होता है, तालिका और चित्र सहित बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपको सबसे पहली बात तो घोल कर पी जाने हैं, फाड़ कर ले जाने हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये तीनों क्वेश्चन आई हो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उपयोगिता क्या होती है एंड उसके प्रकार क्या होते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है और उसका अर्थ, महत्व, सीमाएं, मान्यताएं, और टी और एम यू में क्या संबंध होता है, उसकी तालिका और उसका चित्र। अब हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए। ये क्वेश्चन है बेटा, या ये ऐसे भी आ सकता है, उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए। उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए, ऐसे भी आ सकता है बेटा। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं अभी उपयोगिता विश्लेषण की, ठीक है। अच्छा, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है ये तीनों ध्यान रखने कि कैसे कैसे आ सकता है कि किसी दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता ये निर्णय कैसे लेता है कि वह किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। ये बेटा तीनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, तब तो सीधे ही समझ में आ रहा है। उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, या ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता ये निर्णय कैसे लेता है कि वो किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। और यहाँ बच्चा कंफ्यूज, ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना, ये तो कि क्या पूछ क्या रहा है वो, कि अगर किसी वस्तु के प्राइस गिवन हो तो उस गिवन क्वांटिटी पे गिवन प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसको एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन ही कहते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे एक वस्तु की स्थिति। हाँ जी, नहीं बेटा, नहीं, मैंने अभी क्या बोला आपसे, मैं बोला अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 2, अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे है बेटा, वो यहाँ पे है। आप जो कह रहे हो वो चैप्टर में आएगा अभी, ये रहा उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र, अंधिमान, ये सब यहाँ पे आएंगे। उपभोक्ता का जो संतुलन है ये हम 2 अप्रोच से निकाल सकते हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। तो अभी हम यहाँ पे हैं चैप्टर 2 पे, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इससे भी निकाल, जो आप कह रहे हो वो चैप्टर के अंदर आएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये देखिए, इसमें आपको ये सब पूरा एक ही चैप्टर में दे रखा है। हाँ, वो कोई इशू नहीं है बेटा, अलग अलग राइटरों में अलग अलग वो होती है, आपके पास वो होगी NCERT वगैरह, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक हाँ, वो रेफरेंस बुक अलग अलग होती है, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप लिखेंगे भाई एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त होती है, सबसे पहले ये लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। ये जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसकी शर्त है। अब ये क्या है, इसके लिए आपको, इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे अपनी तरफ से एक उदाहरण लेना पड़ेगा। तो आपको ये समझ जाना पड़ेगा उसको, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे होगा। तो आप लिखेंगे कि भाई X वस्तु की
जो कीमत है वो मान लीजिए 4 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे MUM। MUM क्या है बेटा? MUM जो होता है ये भी मान लीजिए 4। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही डिजिट आप लेंगे, चाहे तो आप यही रट लीजिएगा, यही घोल के पी जाइएगा। पहले आप समझिए ये है क्या, ये MUM और ये लेफ़्ट वाली साइड ये क्या होती है। इसका मतलब होता है एक रुपये के रूप में, एक रुपये के रूप में आपेक्षित, 1 रुपये के रूप में आपेक्षित, आपेक्षित को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यूटिल। और ये क्या है? ये है 1 रुपये के रूप में, 1 रुपये के रूप में वास्तव की यूटिलिटी। इसका मतलब क्या? ये 1 रुपये का मतलब क्या होता है? पहले आप यही समझिए ये 1 रुपये का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज है कि ये 1 रुपये के रूप में क्या है। जैसे मान लो मैंने ये बोला बेटा कि चीनी कितने रुपए किलो है। चीनी जो है वो है बेटा, मान लो 40 रुपये किलो है। 40 रुपये की 1 किलो आती है। 1 किलो में कितने वो होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, है ना। आधा किलो को 500 ग्राम कहते हैं। 1000 ग्राम आती है, 1000 ग्राम आती है 1 किलो के अंदर। तो मान लो मेरे को एक किलो चीनी खरीदने से मुझे 10 की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो बेटा 1 रुपये के रूप में का मतलब क्या है? भाई 40 रुपये किलो चीनी है। अगर मैं यही चीनी अगर 1 रुपये की खरीदूँ, अगर मैं, अब आप कहोगे कि आप मजाक कर रहे हो यार, 1 रुपये की चीनी कैसे आ जाएगी? अगर मैं 1 रुपये की चीनी खरीदूँ तो 1 रुपये की चीनी कितनी आएगी? मान लो मैंने मान लिया मान लो 20 ग्राम आएगी, ठीक है, 20 ग्राम आएगी। तो हमें अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे जो यूटिलिटी है उसको 1 रुपये के रूप में लेते हैं। ये एक मेजरिंग रॉड है और कुछ नहीं है, ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में ईजी हो। तो 1 रुपये के रूप में मान लो 20 ग्राम आएगी, और मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं 1 रुपये की चीनी अगर लेता हूँ तो उससे मुझे 4 की यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये MUM क्या है कि 1 रुपये के रूप, अगर मैं कोई भी वस्तु अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो उससे मैं 1 रुपये के रूप में कितनी यूटिलिटी जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो है MUM। और एक्चुअल में मुझे जितनी मिलेगी वो है MUX/PX। देखो इस लड़के ने हिसाब भी लगा लिया, कह रहा है 25 ग्राम आएगी ना, 5 ग्राम कम क्यों लगा रहे हो? अरे मैंने अंदाज़ा लिखा है यार, चलो 25 ग्राम लिख दो, बुरा ना मानो। कह रहा तुम तो तराजू में गड़बड़ी कर रहे हो। तो मैं जितनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 रुपये के रूप में, एक्चुअल में, वास्तव का मतलब क्या होता है? वास्तव का मतलब होता है एक्चुअल। जहाँ पे 1 रुपये के रूप में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 1 रुपये के रूप में एक्चुअल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी, वहीं पे उपभोक्ता संतुलन में होगा। ये आपको बात समझ में आ गई? अब आप लिखेंगे उदाहरण। ये नहीं लिखना बेटा आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये 1 रुपये के रूप में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। आपको ये शर्त लिखनी है, एक उदाहरण लिखना है और एक तालिका बनानी है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स वस्तु की कीमत, एक मैंने वस्तु ले ली 4 रुपये, और MUM आपको अपनी तरफ से ही मानना है फॉर यूटिल, कि मैं 1 रुपये के रूप में कितनी संतुष्टि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 4 की यूटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मान लो मेरे को एक पेन खरीदना है जो कि 4 रुपये का है। ये जो वस्तु है क्या है? पेन है ये। तो मैं कितने पेन खरीदूँगा? देखिए मैं जो है कितने पेन खरीदूँगा? एक पेन 4 रुपये का है, और एक पेन को अगर मैं खरीदता हूँ तो 1 रुपये के रूप में मैं उससे इतनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ 4 की। तो मैं कितने खरीदूँगा? 1 खरीदूँ, 2 खरीदूँ, 3 खरीदूँ, 4 खरीदूँ, कितने खरीदूँगा? ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये पता चलेगा बेटा ऐसे। यहाँ पे आप लिखेंगे MUX। MUX का मतलब क्या है बेटा? MUX का मतलब है, MU लिख लो, चलो MUX हटा दो, MU लिख लो। MU का मतलब सीमांत उपयोगिता। अब ये तो बेटा घटती रहेगी,
यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लीजिए। जैसे मान लो जब मैंने पहला पेन खरीदा तो यहाँ पे आ गया 20, दूसरा खरीदा तो 18, तीसरा 16 और चौथा में यहाँ पे लिख लीजिए 10। घटता हुआ लेना है बेटा MU, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की वजह से क्या होगा, ये सब जो है बेटा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की वजह से सब घटेंगे। ठीक है, ये आ गया MU। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब आपको क्या निकालना है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक बनाना है MU अपॉन में PX और एक आपको बनाना है MUM। MUM मैंने कितना माना है 4 4 4 4, तो यहाँ तो 4 4 लिख दीजिए। ये निकालना है बेटा आपको। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, प्राइस कितना है उसका 4 रुपये है, MUM का है ये रहा, तो इस कॉलम को, इस वाले को 4 से भाग करना है आपको, क्योंकि मुझे ये लगानी है ना कंडीशन, ये वाली MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM, ये लगानी है, तो ये वाला निकालना पड़ेगा। X, ये X क्या है, ये X क्या है, X मतलब मैं जो वस्तु खरीद रहा हूँ, X वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और X वस्तु का प्राइस। तो यहाँ पे मेरी वस्तु क्या है, पेन, तो MU को X से डिवाइड करना है, PX से 4 रुपये है, तो 20 को 4 से जब मैं भाग करूँगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा। 18 को जब करूँगा बेटा 4.5 आ जाएगा। 16 को करूँगा तो 4 आ जाएगा, एंड 10 को करूँगा तो 2.5 आ जाएगा। तो हमें क्या कंडीशन, शर्त क्या है उसकी, शर्त है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM, ये है शर्त। तो ये बॉक्स देखने कहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ये हो रहे बराबर, ये हो रहा है ना 4 और 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बॉक्स बना देना है और आपको लिखना है कि भाई उपभोक्ता जो है ना, उपभोक्ता जो है 3 पेन की खरीद पर संतुलन में होगा। और क्यों होगा, क्योंकि भाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे पूरी हो रही है। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप इसको जो है करके जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, 5वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इसको कहते हैं दो वस्तु की स्थिति में उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से दो वस्तु की स्थिति में उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए। उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए। ये है बेटा इसका क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक वस्तु दो वस्तु, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर उपभोक्ता एक ही वस्तु खरीदने जा रहा था तो कैसे संतुलन में आएगा, और अब वो दो वस्तु खरीदने जा रहा है तो कैसे आएगा। यूज़ किसका करना है, उपयोगिता विश्लेषण का ही। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ। ये 3 तरीके से आ सकता है ये भी क्वेश्चन। एक तो ऐसे आ जाएगा कि दो वस्तु की स्थिति में उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्त को बताइए, ठीक है। अच्छा, या बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम को तालिका व चित्र सहित बताइए। इसी को बेटा समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बारी लिख कर आता है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता है, कंफ्यूज मत हो जाना। वो ह्रासमान है, उसका नाम बिल्कुल ही अलग है। इसका नाम क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो ये बहुत बारी लिख कर आता है एग्जाम में समसीमांत। या ऐसे भी आ सकता है ये, कि गॉसेन का द्वितीय कैसे लिखते हैं बेटा, देख लेना द्वितीय कैसे लिखते हैं। मेरे को द्वितीय लिखना नहीं आता है। क्या कहते हैं यार,
द्वितीय कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द्वितीय। हाँ आ गया, हो गया। गॉसेन का द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि गॉसेन ने जो है 2 नियम दिए थे। एक को कहते हैं गॉसेन फर्स्ट लॉ, एक को कहते हैं गॉसेन सेकंड लॉ। जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है वो है गॉसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है, वो गॉसेन फर्स्ट लॉ है। और ये जो सम सीमांत उपयोगिता है ये गॉसेन सेकंड लॉ है। तो कुछ भी आपसे वो पूछ ले, गॉसेन सेकंड लॉ, सम सीमांत उपयोगिता नियम या 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त, ये सब एक ही चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, तालिका बनानी है, चित्र बनाना है और उपभोक्ता के संतुलन को बताना है कि उपभोक्ता का संतुलन जो है वो बेटा कहाँ पर होगा। तो कैसे लिखेंगे आप इसके आंसर में, फटाफट देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा इसकी शर्त कि दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में क्या होगा, जहाँ पर MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। ये इसकी शर्त है। इसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। आपकी बुक में और भी अलग अलग तरीके से ये लिखा हुआ हो सकता है। किसी बुक में ये ऐसा भी लिखा रहता है, MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM, ऐसा भी लिखा रहता है। MU वाले एक साथ कर दिए, PX वाले एक साथ कर दिए, MU अलग कर दिया, तो बिरादरी वाले कर दिए एक साथ। ये भी एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो एक लर्न कर लीजिए, जितनी ज़्यादा चीज़ों में घुसोगे उतना ज़्यादा वो हो जाता है, फिर है एक ही चीज़, कोई अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसको समझाने के लिए समसीमांत उपयोगिता को यहाँ पे भी बेटा आपको जो है एक उदाहरण लेना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ इसी को आपको लर्न कीजिए, समझिए, लेकिन आपको लेना यही पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि आप अगर अपनी तरफ से ले लोगे तो बेटा आपका फिर बनेगा नहीं। यहाँ पे हमें 2 वस्तु लेनी है। यहाँ पे एक हमें लेना है वस्तु X की कीमत, ठीक है। 2 वस्तु आप खरीदने जा रहे हो उपभोक्ता, मान लो ये 2 रुपये की है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइस ऑफ X। और एक दूसरी वस्तु लेने जा रहा है वस्तु Y की कीमत। इसकी जो कीमत है बेटा ये है 3 रुपये, इसको क्या बोलेंगे PY। और एक और लिख लेते हैं MUM, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 14। ये 3 चीज़ें आपको अपनी तरफ से लेट करनी है खुद, ये मैंने माना है। एक वस्तु में पूछे तो भी आपको मानना पड़ेगा उदाहरण, 2 में पूछे तब भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप इसको समझाओगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तालिका बनानी है। ये आपको बेटा ये वाली तालिका आपको समझनी पड़ेगी, यही एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कि मैं कोई भी वस्तु खरीद रहा हूँ तो मैं कितनी खरीदूँगा, कैसे पता चलेगा। 2 चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं, एक X वस्तु है, एक Y वस्तु है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MUX। MUX का मतलब क्या हुआ बेटा, MUX का मतलब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। दूसरा हम लिख लेते हैं MUY का मतलब क्या होगा, MUY का मतलब होगा Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। पहले हम X वस्तु की लिख लेते हैं। देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मैंने X वस्तु के प्राइस को क्या माना है, 2 रुपये माना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबर भी कुछ इस तरीके से लिखने हैं, एक तो घटते हुए लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं बेटा जो 2 के टेबल में आए, ठीक है, ऐसे लिखने हैं आपको। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, अभी हम इसका रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है आपको। सारे नंबर घटते हुए लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं जो 2 के टेबल में आए, ठीक है। अच्छा, तो ये लिख दिया। अब Y में देखिए, मैंने Y वस्तु का प्राइस कितना माना है, 3 रुपये। तो यहाँ पे ऐसे नंबर लिखने हैं, एक तो घटते हुए लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं जो 3 के टेबल में आए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 48 42 36 एंड 30 24 18 एंड 12, ये हो गया बेटा। मैंने ऐसे इसलिए करा है बेटा, मैंने ऐसे इसलिए लिखे हैं ये नंबर क्योंकि मुझे ये निकालना है। देखो ये निकालना है, MUX जो आया है उसको PX से भाग करना है, ठीक है।
तो अब देखो जब मैं यहाँ पे निकालूंगा MUX को भाग करना है PX से, तो ईजिली डिवाइड होगा मेरा, क्योंकि मैंने सारे नंबर ही वही लिखे हैं जो दो के टेबल में आते हैं। 2 से सब आराम से भाग हो जाएंगे। ये जैसे कि 20 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा एंड ये 8 आ जाएगा। ईजिली डिवाइड हो गया। कुछ ऐसा नंबर ले लेता जो 2 के टेबल में ही नहीं आता तो दिक्कत हो जाती। अब इसी तरीके से MUY को PY से डिवाइड करना है ना। तो अब PY कितना है बेटा, 3 रुपये। ये मुझे ये निकालना है बेटा, यहाँ पे ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसलिए मैं भाग कर रहा हूँ इसको। अब मैं इसको 3 से भाग कर देता हूँ, तो देखिए ये 16 आएगा, ये 14 आएगा, ये 12 आएगा, ये 10 आएगा, ये 8 आएगा एंड ये 6 आएगा और ये 4 आएगा। ये आपकी जो है तालिका आपकी बन गई। अब आपको ये देखना है दोनों बराबर कहाँ पे है, क्योंकि कंडीशन क्या है, ये है ना कंडीशन बेटा, MUX अपॉन में दिस। अब बराबर देखना है तो आप क्या होगे, ये तो कहीं बराबर नहीं आ रहे, ये 20, ये 16, ये 18, ये 14, ये 16, ये तो कहीं बराबर ही नहीं हुए। अब तो इसमें बराबर आपको कैसे देखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, सारा ध्यान यही होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे तो ऐसे सीधा बराबर नहीं आया जैसे ऊपर आ गया था एक वस्तु में, यहाँ ऐसे नहीं आ रहा। यहाँ पे बराबर कैसे ऐसे करना है, जैसे 16 के साथ 16 को मिला देना है, 14 के साथ 14 को मिला देना है, ठीक है, 12 के साथ 12 को मिला देना है, ठीक है। या आपको अगर इतना दिमाग लगाना, आप सीधा क्या करिए, 14 के साथ 14 को मिला दीजिए, ठीक है। MUM मैंने कितना माना है, 14 माना है, तो 14 के साथ 14 को मिला दीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि मैं ये X वस्तु है, 14 ये X वस्तु का है, तो X वस्तु में देखो कितनी खरीद रहा हूँ, ये यहाँ पे वस्तु X जो है उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, 4, और ये Y की है, Y की देखो मैं कितनी खरीद रहा हूँ यहाँ पे 2। वस्तु X की 4 और वस्तु Y की जो है, जब मैं इतनी इकाइयाँ खरीदूँगा, जब मैं इतनी इकाइयाँ जो है जब मैं खरीदूँगा, तब जो है उपभोक्ता क्या होगा, तब उपभोक्ता जो है संतुलन में होगा। आपको क्या लिखना है कि उपभोक्ता X वस्तु की 4 और Y वस्तु की 2 इकाइयों की जब खरीद करेगा तो उपभोक्ता संतुलन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संतुलन की शर्त है MUX अपॉन में PX, MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM, ये पूरी हो रही है। कैसे, 14 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14, 14 14 14, ये जो है सब आपके इक्वल हो गए बेटा। तो जब ये इक्वल हो गए तो उपभोक्ता का जो संतुलन है वो यहीं पर होगा, इसी पॉइंट पे जहाँ पे X वस्तु की 4 और Y वस्तु की जो है 2 इकाइयों का उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोग करेगा। और रही बात इसके डायग्राम की, अगर चित्र भी आपको बनाना हो, वैसे तो चित्र आता नहीं है इसका, लेकिन अगर आ जाए, कभी किस्मत ख़राब होती है तो आ जाता है, और किस्मत तो ख़राब है ही आपकी, तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे MUM लिख देंगे, ठीक है। X की ज़्यादा खरीद रहा है वो उपभोक्ता, 4 खरीद रहा है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए MUX, और यहाँ पे लिख दीजिए MUY। यहाँ से नीचे कर देंगे, 4 इसकी वस्तु खरीद रहा है, 4 इसकी खरीद रहा है, और यहाँ से कर दीजिए 2 इसकी खरीद रहा है। ये हो गया आपका डन। ये हो गया बेटा आपका 2 वस्तु की स्थिति में या समसीमांत उपयोगिता या गॉसेन का द्वितीय नियम। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये 5 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ये क्या होता है, तटस्थता वक्र क्या होता है, बजट रेखा वगैरह क्या होती है, और इससे संतुलन कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग हम जो है